हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मिलते हैं पावर सिस्टम की सेकंड इंट्रोडक्टरी क्लास में। आज हम लोग देखने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को सिंगल लाइन डायग्राम दिखाया था, जनरेशन से रिसीविंग तक, जनरेशन के बाद सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड लोड, बीच में ट्रांसमिशन लाइन रिएक्टेंस दिखाए थे और पावर का फॉर्मूला बताए थे कि VS/VR/XL साइन डेल्टा होता है। आज उसी के आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ये पूरा नोट्स फिज़िक्स वाला का है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जबकि अगर आप लोग फिज़िक्स वाला का प्राइस बैच खरीदते हैं तो आप लोग को इसी का प्राइस लगभग 2500 पड़ जाएगा। कुछ कुछ बैचेस का तो प्राइस 3000 भी है। इसलिए मैं ये वीडियोस उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इतना ज़्यादा पैसा। वो फ्री में RRB JEE का तैयारी करना चाहते हैं और उन लोगों को क्वालिटी कंटेंट नहीं मिल रहा, तो ये सारा एफर्ट्स उन लोगों के लिए है। सो लेट्स बिगिन। पावर का फॉर्मूला होता है VS/VR/XL साइन डेल्टा। मैक्सिमम पावर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को साइन डेल्टा को 1 में कन्वर्ट करना होगा। अब साइन डेल्टा को 1 में तभी कन्वर्ट किया जा सकता है जब डेल का वैल्यू 90 हो, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। इसलिए डेल का वैल्यू जो होता है वो स्टेबिलिटी पर्पज से 90 डिग्री होता है। आपसे एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है। जब हम लोग डेल का वैल्यू 90 पुट करते हैं तो साइन डेल 1 हो जाता है और यही होता है मैक्सिमम पावर। हालांकि इससे भी ज़्यादा हम लोग पावर को तब बढ़ा सकते हैं क्योंकि अभी तक तो आधा पावर इंक्रीज़ हो चुका है और इससे ज़्यादा हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करने का सोचते हैं। इससे ज़्यादा पावर और तब बढ़ेगा जब सेंडिंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड वोल्टेज बराबर हो। तो सपोज किए हैं कि सेंडिंग एंड वोल्टेज इज इक्वल टू रिसीविंग एंड वोल्टेज, तब ऐसे केसेस में फॉर्मूला जो हो जाएगा पावर का, तो वैसे केसेस में पावर का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेंडिंग एंड वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्सएल यानी रिएक्टेंस। यहाँ तक आप लोगों को कल भी बता चुके थे। इसके आगे यहाँ से हम लोग को ये तो पता चल गया कि पावर, मैक्सिमम पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सेंडिंग एंड वोल्टेज के। जितना ज़्यादा सेंडिंग एंड वोल्टेज उतना होगा उतना ही ज़्यादा मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड होगा। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि हम लोग पावर को हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करते हैं। उधर डेल का वैल्यू 90 डिग्री पे क्यों रहता है ये भी आप लोग को पता चल गया, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और साइन डेल 1 तभी होगा जब डेल का वैल्यू 90 होगा। इसलिए स्टेबिलिटी पर्पस की वजह से डेल का वैल्यू 90 डिग्री होता है। वही चीज़ लिखा हुआ है गाइस, इफ़ वी ट्रांसमिट पावर एट हाई वोल्टेज लेवल देन मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र विल इंक्रीज। यानी जब हम लोग पावर को हाई वोल्टेज पे भेजेंगे या ट्रांसमिट करेंगे तो मैक्सिमम पावर बढ़ जाता है। पावर इज इक्वल टू VI cos फाई होता है, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। एक्टिव पावर जिसका यूनिट वाट होता है, यहाँ से पता चलता है I इज इक्वल टू P/V cos फाई। यहाँ से ये भी आप लोगों को पता चल रहा है कि वोल्टेज जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के। यानी जब हम लोग वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहे हैं तो करंट डिक्रीज़ हो रहा है। करंट डिक्रीज़ हो रहा है तो हमारा क्या हो रहा है, पावर लॉस कम हो रहा है, क्योंकि पावर लॉस इज इक्वल टू I/R होता है। ये देखिए गाइस, उसको एक इक्वेशन के जरिए भी दिखाया हुआ है। PL इज इक्वल टू P/V cos फाई का स्क्वायर R, P²/V स्क्वायर cos स्क्वायर फाई R। यहाँ से फाइनली ये कंक्लूजन निकलता है कि पावर लॉस जो है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/V स्क्वायर के। हालांकि अगर आप उतना नहीं भी याद रखते हैं तो आप बस ये याद रखिए कि पावर लॉस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट होता है, जिससे ये साफ साफ पता चलता है कि जितना कम करंट होगा उतना कम पावर लॉस होगा और उतना ही ज़्यादा पावर डिलीवर्ड हो सकेगा। अब चौथा पॉइंट में हम लोग बात करते हैं एफिशिएंसी की, दक्षता की। तो एफिशिएंसी क्या होता है, किसी भी चीज़ का एफिशिएंसी जब हम लोग निकालते हैं तो आप लोग को पता है कि आउटपुट बाय इनपुट करते हैं।
इवन तो अगर आप डिप्लोमा कर भी रहे हैं या पास आउट भी हैं तो भी आप लोग को ये चीज़ पता होगा, क्योंकि एफिशिएंसी हर टाइम पे निकाला जाता है, चाहे वो ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी हो, जनरेटर का हो या किसी और चीज़ का। तो वहाँ हर बार आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा आउटपुट बाय इनपुट, और एफिशिएंसी का सिंबल होता है ईटा, जो कि यहाँ दिखाया हुआ है। अब क्योंकि एफिशिएंसी जो होता है वो आउटपुट बाय इनपुट होता है और इनपुट आउटपुट प्लस लॉस होता है, इसलिए एफिशिएंसी को हम लोग आउटपुट बाय आउटपुट प्लस लॉस लिख सकते हैं। यहाँ से ये पता चल रहा है कि लॉस जितना कम होगा उतना ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ेगा। इससे ये सारा चीज़ क्लियर हो जाता है कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन का क्या क्या फ़ायदा है। सबसे पहला तो पावर मैक्स इंक्रीज़ होगा और मैक्सिमम पावर इंक्रीज़ होगा। दूसरा, लॉस डिक्रीज़ होगा। तीसरा, एफिशिएंसी इंक्रीज़ करेगा। चौथा, एरिया डिक्रीज़ करेगा। एरिया कहने का अर्थात जो कंडक्टर हम लोग ट्रांसमिशन के लिए लगाते हैं इन द टावर्स, वो कम होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस कम होने से ये फ़ायदा होता है कि हमारा टावर पे बहुत कम वज़न पड़ेगा, जिससे ज़्यादा फॉल्ट नहीं होगा और टावर खड़ा करने में और तार टूटने ये सब का दिक्कत बहुत कम आएगी। अब इसके आगे देखते हैं गाइस। इफ़ वी ट्रांसमिट पावर एट हाई वोल्टेज देन एरिया विल डिक्रीज। अब इसमें आप लोगों को लग रहा होगा कैसे एरिया घटेगा, तो उसी के लिए इक्वेशन दिया हुआ है। क्योंकि पावर लॉस जो होता है वो होता है आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर को हम लोग पी स्क्वायर बाई भी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई लिख सकते हैं। यहीं से आता है आर इज इक्वल टू आई स्क्वायर, इधर से हट गया, आर इज इक्वल टू पी एल भी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई बाई पी स्क्वायर हो गया। अब क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है वो रो एल बाई ए होता है, वेयर रो इज़ रेजिस्टिविटी, एल इज़ लेंथ, ए इज़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड आई आर का वैल्यू था पी एल भी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई बाई पी स्क्वायर। यहाँ से हम लोग को ये तो पता चल गया कि एरिया जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है भी स्क्वायर के, इसलिए जितना वोल्टेज इंक्रीज होगा उतना कम एरिया लगेगा। आप इसको स्टेबिलिटी पर्पस मीन्स आप इसको अपने याद रखने के पर्पस से याद कर सकते हैं। हालांकि इस इक्वेशन का कोई ज़रूरत नहीं है, बस जो जो डब्बा में कैद किया हुआ है, जैसे एरिया इज डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर, इन सभी चीज़ों को याद रखना ज़रूरी है। ये सिर्फ आप अपने याद रखने के पर्पस से याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब क्योंकि वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ होता है, ये फार्मूला भी सभी को याद होगा। इससे साफ साफ पता चलता है कि वॉल्यूम जो होता है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हेंस क्योंकि अब एरिया जो था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था वोल्टेज स्क्वायर के, इससे साफ साफ पता चलता है कि वॉल्यूम भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज स्क्वायर के। कॉस्ट की बात करें तो अब क्योंकि वेट होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, अब वॉल्यूम जो है वो 1/v स्क्वायर है, देयरफॉर वेट भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज का। वोल्टेज बढ़ेगा तो कॉस्ट भी घटेगा। सारे पॉइंट्स को अगर हम एक बार में नोट करके देखें कि क्या क्या फ़ायदा है पावर वोल्टेज इंक्रीज़ करने का, तो सबसे पहला मैक्सिमम पावर इंक्रीज़ होगा, दूसरा लॉसेस घटेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा, एरिया घटेगा, वॉल्यूम घटेगा, कॉस्ट घटेगा। अब इसी से आता है आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन। अगर पावर फैक्टर लोड का 0.8 है देन लाइन लॉसेस इज 300 वाट। अगर पावर फैक्टर 0.8 है तो लाइन लॉसेस 300 वाट है। तो अगर पावर फैक्टर 0.6 होगा तो लाइन लॉस कितना होगा। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि पावर जो है वो आई स्क्वायर आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वहाँ से मैंने आप लोगों के लिए एक इक्वेशन निकाला था, ये देखिए। इस इक्वेशन में कॉस स्क्वायर फाई साफ साफ दिख रहा है कि आई स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, पी एल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यही चीज़ आपको
नीचे में पूछा है उस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में इसी का यूज किया गया है। PL इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/cos² phi। अब क्योंकि PL इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/cos² phi होता है, तो हम लोग इसको फिर अब डायरेक्टली निकाल सकते हैं। PL 2/PL 1। अब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, इसलिए cos² phi 1 ऊपर जाएगा, इसका 1 नीचे रहेगा, तो इसका 1 ऊपर रहेगा, इसका 2 ऊपर है तो इसका 2 नीचे रहेगा। और इन केस आप उल्टा लिखते हैं तो भी सेम ही आंसर आएगा, बस दोनों को उल्टा करना होगा। इस तरीके से निकलेगा। फिर PL2 का वैल्यू तो हम लोग को पता नहीं है, PL2 का वैल्यू निकालना है, और PL1 का पता है तो वहाँ 300 डाल दिए हैं, और इधर साइड दोनों का वैल्यू पता है, उन दोनों को सॉल्व करके 16/9 आ रहा है। अब इसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, डेट इज 16 × 300 डिवाइडेड बाई 9, डेट इज आएगा आपका फाइनल आंसर 1600/3 वाट। नेक्स्ट है मेथड्स टू इंक्रीज मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी। ये आप लोग अभी जस्ट देख चुके थे। मैक्सिमम पावर वोल्टेज स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए जितना ज़्यादा वोल्टेज इंक्रीज होगा उतना ही ज़्यादा पावर, मैक्सिमम पावर इंक्रीज होगा। अब पिछले लेक्चर में हम आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताए थे, हालांकि पिछले लेक्चर में उसको लिख के नहीं दिए थे। इस लेक्चर में देखिए सेकंड पॉइंट में वही चीज़ लिखा हुआ है। आपको बताए थे कि जो नीचे रिएक्टेंस है, अगर हम उसको किसी तरीके से कम कर दें तो भी हमारा मैक्सिमम पावर इंक्रीज होगा। वही चीज़ यहाँ दिखाया हुआ है। इफ़ रिएक्टेंस विल डिक्रीज देन मैक्सिमम पावर विल इंक्रीज, बाय रिड्यूसिंग एक्सेल वी कैन इंक्रीज मैक्सिमम पावर। अब एक्सेल को कैसे घटाया जा सकता है तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। मेथड्स टू रिड्यूस एक्सेल। सबसे पहला तरीका एक्सेल को घटाने का है। अब क्योंकि आप लोग नेटवर्क थ्योरी या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, एटलीस्ट एक टेक्निकल सब्जेक्ट भी पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे, अगर किसी भी दो रजिस्टेंस या इंडक्टेंस को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसका वैल्यू घट जाता है, इसलिए बाय यूजिंग पैरेलल लाइन। अब आप लोग बोलेंगे तो रजिस्टेंस या इंडक्टेंस को पैरेलल में लगाते तो उसका वैल्यू घट जाता है, लेकिन यहाँ हम लोग पैरेलल में कैसे लगाएंगे? तो अगर हम लोग दो लाइन आपस में पैरेलली यूज करें तब फिर हमारा इंडक्टेंस घट जाएगा ट्रांसमिशन के लिए। इस तरीके से एक लाइन दो लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल, और ये दोनों रहेगा टावर। इस तरीके से अगर हम लोग यूज करें ट्रांसमिशन के लिए तो हमारा रिएक्टेंस XL/2 यानी आधा हो जाएगा, और इस प्रकार से मैक्सिमम पावर इंक्रीज होगा। तो ये सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को याद रखने वाला चीज़ है, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है कि हम लोग कैसे इंक्रीज़ करते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी, तो बाय यूजिंग पैरेलल लाइन। दूसरा पॉइंट है सीरीज़ कैपेसिटर से, क्योंकि आप लोगों को पता है इवन आप लोग तो रेजोनेंस के कंडीशन में भी ये चीज़ जानते होंगे कि अगर जितना वैल्यू का इंडक्टेंस है उतना ही वैल्यू का अगर कैपेसिटेंस लगा दें तो वो लाइन या वो वायर पूरी तरीके से रेजिस्टेंस वाला बन जाता है, अर्थात जिसमें ना तो इंडक्टेंस है ना तो कैपेसिटेंस है। इसलिए हम लोग इंडक्टेंस को किसी सीरीज़ कैपेसिटर की मदद से भी कम कर सकते हैं। वही चीज़ इस पॉइंट में बताया हुआ है, बाय यूजिंग ए सीरीज़ कैपेसिटर। ये देखिए वही चीज़ दिखाया। अब क्योंकि आप लोग को पता है इंडक्टेंस जो होता है वो JXL के फॉर्म में लिखाता है और कैपेसिटेंस -JXC, हेंस इसका इक्वेशन भी XL - XC लिखाएगा। अब अगर दोनों बराबर हुआ तो XL - XC जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, और रिएक्टेंस 0 होगा तो मैक्सिमम पावर इंक्रीज होगा। और भी कुछ तरीका है इंक्रीज़ करने का। मैक्सिमम पावर को बंडल्ड कंडक्टर यूज कर सकते हैं या कंपोजिट कंडक्टर यूज कर सकते हैं, डबल सर्किट लाइन का भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हमने आपको मैक्सिमम पावर के फार्मूले से ही सारा चीज़ याद करा दिया है। इन केस एग्ज़ाम में आता है तो बस आपको ये फार्मूला याद रखना है और इससे आपका बहुत सारा चीज़ हो जाएगा। जितना भी चीज़ डब्बे में है इन सबको याद रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ये
ये मैक्सिमम पावर के लिए आप लोगों को मैंने बताया था कि डेल का वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए। हालांकि स्टेबिलिटी सिर्फ आप लोगों को अभी जस्ट मैंने बताया था कि स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू जिसमें मैक्सिमम पावर चाहिए उसके लिए डेल का वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए। हालांकि सिर्फ स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डेल का वैल्यू 30 से 40 डिग्री में भी ठीक है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है पावर फैक्टर। बहुत सारे लोग पावर फैक्टर से अवगत होंगे पहले से ही। पावर फैक्टर का ये सारा इक्वेशन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। दीज आर नॉट नेसेसरी एट ऑल। बस आपको ये याद रखना है पावर फैक्टर होता क्या है। तो जो वोल्टेज है और जो करंट है इन दोनों के बीच का एंगल है पावर फैक्टर। और इसके बारे में और इससे ज़्यादा कुछ याद करने का ज़रूरत नहीं है। हालांकि इन सब का ज़रूरत पहले पड़ता था जब थ्योरेटिकल पेपर हुआ करता था CVT 2 में, SSC JEE में। हालांकि अब जितने भी AE JEE के एग्ज़ाम हैं सब CBT बेस्ड होते हैं और उसमें केवल 1 वर्ड का आंसर पूछता है, इसलिए इसको याद करने का ज़रूरत नहीं है। एवरेज पावर का भी ये रहा डेरिवेशन। हालांकि आप लोगों को ये डेरिवेशन याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये डेरिवेशन पहले इम्पॉर्टेंट था जब हम लोग का थ्योरेटिकल पेपर आता था। अब CBT बेस्ड पेपर आता है तो अब ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब आप लोगों को इसका फाइनल फार्मूला जो आएगा वो याद करना ज़रूरी रहेगा। रेस्ट ऑल कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन ये रहा, नंबर ऑफ कंडक्टर डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन में कितना होता है। तो ये चीज़ आप लोग भी अच्छे से जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो बता देते हैं। ये रहा उसका टावर, डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन है, यानी इसी से आपको क्या पता चल रहा है, डबल अर्थात दो ट्रांसमिशन लाइन यूज होगा। अगर नॉर्मल में हम लोग 3 ट्रांसमिशन लाइन का यूज़ करते हैं, डैट इज़ RYB, RY और B। पर डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन है तो इसमें हम लोग दो यूज करेंगे, 1 2 3 4 5 6, इसलिए इसमें 6 हो जाएगा। और साथ ही साथ एक अर्थ तो सब में रहता ही रहता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टावर, तो 1 अर्थ, इसलिए इसका ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शन ऑफ अर्थ वायर इन हाई वोल्टेज लाइन इज टू। किसी हाई वोल्टेज लाइन में अर्थ वायर का क्या फंक्शन होता है। तो अर्थ वायर का फंक्शन किसी भी लाइन हाई वोल्टेज लाइन में होता है एक शील्ड की तरह काम करना और फेस कंडक्टर को डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक से बचाना। मैकेनिकल स्ट्रेंथ टावर को अर्थिंग की मदद से कभी नहीं दिया जाता। कभी सेफ्टी मेजर फॉर एनी हाई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कभी नहीं दिया जाता क्योंकि वो सेफ्टी मेजर टावर को देता है। प्रिवेंट अर्थ फॉल्ट कभी नहीं कर सकता, वो सिर्फ टावर को जितना भी इलेक्ट्रिक सर्ज निकलता है उसे प्रोटेक्ट करता है और जितना भी लाइटनिंग स्ट्रोक, डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक अर्थात जो बिजली तार पे गिर जाता है उनसे बचाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसमिशन लाइन में वेट ऑफ कॉपर किसके प्रोपोर्शनल होता है। ये इक्वेशन मैंने आप लोगों को डिराइव कराया था कि वेट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V² होता है, क्योंकि वेट जो होता है वो वॉल्यूम इनटू एरिया होता है। यहाँ से वॉल्यूम जो होता था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर होता था, इसलिए वेट जो है वो वोल्टेज स्क्वायर के डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा कि अगर पावर फैक्टर किसी लोड का डिक्रीज़ करता है तो लाइन लॉसेस क्या होगा। अगर पावर फैक्टर लोड का घट रहा है तो लाइन लॉसेस बढ़ेगा, क्योंकि आप लोगों को मैंने ये फार्मूला भी डिराइव करवाया था, दिखाया था कि पावर लॉसेस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है cos स्क्वायर फाई के, इसलिए अगर cos स्क्वायर फाई डिक्रीज़ कर रहा है तो पावर लॉसेस इंक्रीज होगा। Hence option A is the correct one.
नेक्स्ट है हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज इन इंडिया। ये आप लोगों को मैंने शुरुआत में ही लिखा दिया था। इसका ऑप्शन ए होगा 400 kV। अब बहुतों के मन में आ रहा होगा 400 kV क्यों होगा, 765 kV मैंने वहाँ लिखाया था। तो 765 kV होता, पर क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया है इसलिए उसको हम लोग प्रीफर नहीं करेंगे। आप लोग भी ये चीज़ याद रखिएगा कि जब भी एग्ज़ाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसका ऑप्शन पहले देखिए। अगर कोई एग्जैक्ट वैल्यू दिया है तो सबसे पहला प्रेफरेंस उसको डालिए, और नहीं दिया है, अगर सारे ऑप्शंस में कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तब वैसे केसेस में अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करते हैं। बट नॉर्मली you should focus on approximate exact value, not on approximate value। इसलिए इसका आंसर होता है 400 kV। अब हम लोग 2 मिनट में देख लेते हैं क्या क्या पढ़े थे। पावर का फॉर्मूला देखे थे, इसी से हम लोग लगभग सारा चीज़ देखे थे कि साइन डेल मैक्सिमम पावर तब होगा जब डेल का वैल्यू 90 होगा, अर्थात साइन का वैल्यू 1 होगा। साइन का वैल्यू 1 होगा। एक्सेल को कम करेंगे तो मेरा पावर बढ़ेगा। अगर VS जो है वो VR के इक्वल होगा तो मेरा पावर जो है बढ़ेगा। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करने से क्या होगा, कॉस्ट घटेगा, वॉल्यूम घटेगा, एरिया घटेगा, लॉस घटेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा, मैक्सिमम पावर बढ़ेगा। ये सारा चीज़ हम लोग इसमें देखे थे। थैंक यू।